नई बहू लाई दहेज में टमाटर। बिरजू बाजार में टमाटर बेचने का काम करता था और टमाटर बेचकर ही अपने घर को चलाया करता था। बिरजू दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी ज्योति को पढ़ा लिखा कर एक काबिल लड़की बना देता है। ज्योति दिखने में काफी सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपने घर में अपनी पत्नी कौशल्या से ज्योति की शादी की बातचीत करते हुए बोलता है। अरे भाग्यवान, अब तो हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई है, लेकिन आजकल के समय में शादी ब्याह करना आसान बात नहीं है। अरे आजकल सभी को अच्छा खासा ध्यान रखे चाहिए होता है, उसके बाद ही एक लड़की की शादी किसी अच्छे घर में होती है। वरना जैसे मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा है, वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज्योति भी काटे। बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हम कितने गरीब हैं। हम तो अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ ये टमाटर बेचने का काम करते हैं और ये टमाटर बेचकर कितना दहेज जमा कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इतना सब कुछ हुआ है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ माता पिता को ज्योति की शादी की चिंता सता रही थी, तो वही दूसरी तरफ ज्योति ने अपने सपनों का राजकुमार खुद ही ढूंढ लिया था। दरअसल ज्योति एक अर्जुन नाम के लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। अर्जुन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा बंगला, घर में नौकर चाकर और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अर्जुन से बोलती है। क्या हुआ आरती, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? आमिर, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। आजकल के टाइम में कौन जात पात और कौन धर्म को देखता है। प्यार तो धर्म और जात पात दोनों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, शादी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, वरना हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं भी मानते हैं तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही शाम को अर्जुन अपनी माँ देविका से ज्योति के बारे में बात करता है। सारी बातें सुनने के बाद देविका अपने बेटे से बोलती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा शहर में कितना नाम है, और जैसा कि तुमने ज्योति के बारे में बताया, उसके पिता टमाटर बेचने का काम करते हैं। आखिर ये रिश्तेदार हमारे बन पाएंगे? और आजकल ये प्यार होना बहुत कॉमन बात है। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी कर लो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ माँ, और सच बताऊँ तो मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ज्योति अमीर है या गरीब, मुझे बस उसी के साथ रहना है। तुम्हें पता है ना, शादी बराबरी वालों के साथ ही करना सही रहता है, और हमारी साइड में कितना लेन देन होता है, वे लोग नहीं कर पाएंगे। अरे अपने बारे में तो नहीं सोचा, कम से कम ज्योति की फैमिली के बारे में तो सोच ले। माँ, एक बार ज्योति से मिलकर तो देखो, आपको ज्योति बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ना आप सारा लेन देन भूल जाओगी। ज्योति बहुत अच्छी है। बेटा, मैं उस लड़की से मिलकर क्या करूंगी? शादी सिर्फ ज्योति से ही नहीं होनी। शादी का मतलब होता है कि लड़के लड़की के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ, आप भी सुन लो, शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन देविका मॉल में शॉपिंग करके बाहर आ रही थी। तभी अचानक से देविका को चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि देविका की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। थोड़ी देर में देविका को होश आ जाता है और देविका लड़की का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। देविका और ज्योति की पहली मुलाकात कुछ इस तरह से होती है। देविका को ज्योति बहुत पसंद आती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ज्योति ही उसके बेटे की पसंद है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। आसपास के सभी लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, और एक तुम थी जो मेरी मदद करने के लिए आगे आई। सच में तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर में खुशियाँ भर दोगी। आंटी, आपको तो पता है ना, आजकल की दुनिया ना दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रही है, और लोग दिखावे के पीछे कुछ इस तरह से पागल है कि उनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है। मानो इंसानियत मर गई हो। वे भूल गए हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो। देविका ज्योति को अपनी कार में बिठाकर अपने घर तक ले जाती है।
तभी देविका ज्योति को अपने घर आने के लिए कहती है। देविका और ज्योति दोनों अंदर जाती है, जहाँ देविका के नौकर ज्योति का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन जिस तरह से अपने घर में देखकर ज्योति को हैरान हो जाता है और देविका अर्जुन को ज्योति के बारे में बताती है। तभी अर्जुन ज्योति से बोलता है, अरे ज्योति, यही तो मेरी माँ है। और माँ, यही ज्योति है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि ज्योति कितनी अच्छी है। क्या ये तुम्हारी पसंद है? कहीं ना कहीं मैं भी यही चाह रही थी, ये लड़की की मेरे घर की बहू बने और वह लड़की मेरी बेटी की पसंद है। इससे बेहतर सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। तो ज्योति, अब जो बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ज्योति के पिता बिरजू अपनी समधन देविका से कहते हैं, बहन जी, वैसे हम बहुत गरीब हैं, बाकी हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना करें। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ भाई साहब, इच्छा तो हमारी है और हमें दहेज में ना टमाटर चाहिए। आपको तो पता ही है टमाटर का रेट आसमान छू रहा है और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर दान दहेज देना ही है तो शादी में टमाटर ही भिजवा देना। ये सब सुनकर सभी लोग खुशी से हंसने लगते हैं। तभी बिरजू अपनी समधन से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। इस तरह से दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, जहाँ ज्योति दहेज में खूब सारा टमाटर लेकर आती है। नैना के बाल काफी लंबे, घने और सुंदर हैं। नैना को अपने बालों से बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन नैना अपने खुले बाल के साथ अपने बॉयफ्रेंड अरव से मिलने जाती है, जहाँ अरव नैना के सुंदर बालों को देखकर उसकी तारीफ करता है। नैना यार, तुम्हारे ये सुंदर बाल, इन्हें देखकर तो मैं तुम्हारा दीवाना ही हो गया। और कितना दीवाना बनाओगी मुझे? मैं तुम्हें अपने सुंदर बालों में इतना दीवाना बना दूंगी जब तक मुझसे तुम शादी न कर लो। अब जल्दी से बताओ, तुमने मेरी बात अपने घर में की या नहीं? की थी, पर माँ ने कहा है कि पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, उसके बाद ही वो मेरी शादी तुमसे कराएंगी। वैसे मेरी माँ तुम्हारे बाल देखकर बहुत खुश होंगी। तुम जानती हो, मेरे घर में सभी के बाल हैं, वो भी बहुत सुंदर। और मैं हमेशा से चाहता था कि उनकी होने वाली बहू के बाल भी उन्हीं के जैसे लंबे, घने और काले सुंदर हों, जो कि तुम्हारे हैं। नैना अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और शर्मा जाती है। नैना और अरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर अब तक अरव की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग पाई थी, इसलिए अरव और नैना की शादी नहीं हुई थी। समय यूं ही बीतता है और एक दिन नैना को खून की उल्टी होती है। नैना बेटा, ये सब क्या है? तुझे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही है? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने केमिस्ट की दुकान से दवाई लेकर खा ली, पर एक दो दिन से मुझे बहुत चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है। कभी कभी नाक से भी खून आता है और सर दर्द करता है, और अब तो मेरे बाल भी झड़ रहे हैं माँ। अगर मैं गंजी हो गई तो आरव मुझे कभी नहीं अपनाएगा। मुझे क्या हो रहा है माँ? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं? नहीं मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं हुआ है, और तुझे कुछ क्यों होगा? हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। नैना अरव से बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताती और अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है। नैना के कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं और टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि उसे कैंसर है। माँ, तुमने सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कैंसर है। मेरे बचने की बहुत कम उम्मीद है। नैना बेटा, तू क्यों रो रही है? डॉक्टर ने कुछ % तो बचने के बताए हैं ना, और डूबने वाले के लिए तो तिनका भी सहारा होता है। मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगी, देखना तू इस बीमारी को जल्द ही हरा देगी। पर माँ, अगर आरव को पता चल गया कि मुझे बीमारी है और उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो उसके बिना मर जाऊंगी। नैना अरव को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अरव से ये सच छिपा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ नैना के बाल और भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नैना अरव के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और तभी अचानक से नैना को खांसी होती है और खांसी के द्वारा नैना के मुंह से खून निकलता है। नैना के मुंह से निकलता खून देखकर अरव घबरा जाता है और नैना से कहता है, नैना तुम ठीक तो हो ना? सच सच बताना, तुम्हें क्या हुआ है? और समय के साथ साथ तुम्हारे बाल भी बहुत पतले हो गए। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है आरव। आरव, मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी
तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम मेरी जिंदगी हो नैना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? आरव, मुझे कैंसर है। बहुत जल्द मेरे सुंदर बाल जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे वे मुझसे छीन जाएंगे और मैं गंजी हो जाऊंगी। डॉक्टर ने मेरे जीने के चांसेस बहुत कम बताए हैं। नैना, तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसे समय में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसे समय में मैं और भी तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे बालों से नहीं। अगर तुम एक बार ठीक सच जानने के बाद भी आरव नैना को नहीं छोड़ता, पर कैंसर की वजह से नैना को अपने बाल खोने पड़ते हैं। अब नैना पूरी तरह से गंजी हो जाती है, पर फिर भी आरव नैना का साथ नहीं छोड़ता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद आरव के सभी घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें जिस नैना के बारे में पता था उसके बहुत सुंदर बाल थे। पर जब वो लोग घर में गंजी दुल्हन को देखते हैं तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, साथ ही साथ उसे ताने भी देते हैं। कल मुंही कहेगी, तेरी वजह से मेरे बेटे ने झूठ कहा कि मेरे होने वाली बहू के सर में बहुत बाल है, पर यहाँ तो तू गंजी निकली। एक बार तू अपने ससुराल वालों के सर को देख, सबके सर में बाल है, बस एक तेरे ही सर में खुला मैदान है। माँ, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहती थी, भाई की बात पर विश्वास मत करो। वे अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। माँ, मैं तो इस लड़की को अपनी भाभी नहीं मानती। ऐसी गंजी औरत भला मेरी भाभी सपनों में भी नहीं बन सकती। सही है आशा बहन, तुम्हारे घर में सभी के सर पर बाल हैं, एक तुम्हारी बहू ही गंजी निकली। वैसे मुझे बड़ी हंसी आ रही है तुम्हारी बहू को गंजा देखकर। इसने तो अपने बालों की तरह तुम्हारी इज्जत की भी सफाई कर दी। वहाँ खड़े सभी लोग नैना के गंजेपन का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। आशा देवी भी नैना को अपनी बहू अपनाने से मना कर देती है। समय यूं ही गुजरता है, पर आरव अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन जब आरव देखता है कि उसकी माँ नैना को खरी खोटी सुना रही है, तो आरव से बर्दाश्त नहीं होता और आखिरकार वो अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देता है। बस कीजिए आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का मजाक बनाने की? और एक बात, मैंने किसी से झूठ नहीं कहा है। कोई तेरी बीवी का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो सच है बस हम वही कह रहे हैं। और तूने अगर हमसे झूठ नहीं कहा तो क्या बोला? देख अपनी बीवी का गंजा सर और गिनकर बता मुझे कितने बाल हैं तेरी बीवी के सर पर। अरे तुझे शर्म नहीं आई गंजी बीवी उठाकर लाते हुए? तेरी इस गंजी बीवी की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। माँ, क्या आपके लिए किसी के सर के बाल और आपकी इज्जत किसी की जान से ज्यादा प्यारी है? नहीं आरव, आप कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ मेरे लिए। नहीं नैना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। माँ, नैना के बाल इस घर में सबसे सुंदर थे। मुझे नैना के बालों से भी प्यार था और नैना तो अपने बालों पर मरती थी, पर नैना की बीमारी ने उसके सुंदर बाल छीन लिए और उसकी जिंदगी में गंजापन ला दिया। माँ, आप जानती हो आपकी बहू किस बीमारी को झेल रही है? मेरी नैना को कैंसर है। कैंसर! डॉक्टर ने कहा है अगर नैना की दवाइयां सही से नहीं चली या नैना खुश नहीं रही तो वो हम सबको बहुत जल्द छोड़कर चली जाएगी। माँ, मैं अपनी नैना को नहीं खो सकता, इसलिए आप सब अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो नैना को चोट भी मत पहुंचाइए। क्या मेरी बहू को कैंसर है? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सच जानने के बाद आशा को अपने कहे हर शब्द पर अफसोस होता है, पर कहते हैं ना, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। अब आशा अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है और आखिरकार नैना समय के साथ अपनी इस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ाई करती है और अपनी इस बीमारी से जीत जाती है।